और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11th का द एडवेंचर चैप्टर, जो कि वाकई में एडवेंचरस है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग भी है। समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तुम्हारे इस चैप्टर में मल्टी यूनिवर्स की बात की गई है। फ्लैश देखा है तुम लोगों ने? अगर देखा है ना तो तुम रिलेट कर जाओगे। खैर चलो शुरू करते हैं इस कहानी को बहुत ही इजी वे में। इस कहानी में एक इंसान है जिसका पूरा नाम होता है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। कहीं कहीं इनको प्रोफेसर गायतोंडे कहा गया है और कहीं कहीं गंगाधर पंत कहा गया है। और ये एक हिस्टोरियन है जो कि पुणे में रहते हैं। हिस्ट्री में इनकी रुचि इतनी है कि ये अभी तक 999 भाषण दे चुके हैं और 1000वां भाषण जो है वो देने जा रहे थे, जिसका टॉपिक था द बैटल ऑफ पानीपत। जाते जाते ये सोच रहे थे कि अगर पानीपत की लड़ाई में मराठास जीत जाते तो क्या होता। तभी अचानक से एक ट्रक से इनकी टक्कर हो जाती है। ये कोमा में चले जाते हैं और जब इनको होश आता है तो ये एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि जब ये अपने घर जाते हैं तो इनको इनका घर मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे थेनोस ने चुटकी बजाई और सारा खत्म। ये कहते हैं अरे तो राके मेरा घर कहाँ गया। फिर ये सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरा घर नहीं तो क्या हुआ, मेरे बेटे का घर तो है मुंबई में। तो ये पुणे से बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं जीजा माता एक्सप्रेस। और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जीजा माता एक्सप्रेस पुणे से बम्बई जा रही थी और डेक्कन क्वीन से भी ज्यादा तेज चल रही थी। पुणे से बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं था और 40 मिनट बाद पहला स्टॉपेज आता है जो कि था लोनावला। इसके बाद घाट का हिस्सा आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैं अपनी दुनिया में जानता था। फिर गाड़ी थोड़ी देर कजरात में रुकी और फिर उससे भी ज्यादा तेज से चलने लगी। ये कल्याण को दहाड़ते हुए निकल गई। इधर प्रोफेसर गायतोंडे मुंबई जाने के बाद क्या करेंगे इस चीज की योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ पे जाके इतिहास की किताबों को ढूंढूंगा, उनको उलट पुलट कर देखूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि वर्तमान की स्थिति कैसे आई। इस दुनिया के इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है, हमारी दुनिया से बिल्कुल बदली हुई है। उन्होंने ये भी सोचा कि मैं वापस लौट के राजेंद्र देशपांडे के पास जाऊंगा और ये कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया में कैसे आ गया। इस चीज का अनुमान लगाते हुए कि राजेश देशपांडे नाम का कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में भी जरूर होगा। दरअसल इनके रियल दुनिया में राजेश देशपांडे नाम का एक व्यक्ति है जो इनका बहुत ही खास दोस्त है, जिसको साइंस के बारे में काफी नॉलेज है। तो वही चीज ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी से लौटने के बाद मैं राजेश देशपांडे के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मैं इस दुनिया में कैसे आ गया। ट्रेन एक लंबी सुरंग के पास जाकर रुक गई। ये सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था। एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म पहन के ट्रेन में टिकट की जांच पड़ताल करते हुए घूम रहा था। प्रोफेसर गायतोंडे के बाजू में बैठे हुए खान साहब ने ऐसा कहा, जनाब आप इनको ऐसे ना घूरे, यहाँ से ब्रिटिश राज प्रारंभ होता है, इसीलिए तो ये लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लगता है आप पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गंगाधर पंत इस मुंबई में पहले कभी भी नहीं आए थे। उन्होंने आंकलन लगाते हुए पूछा, और खान साहब आप पेशावर कैसे जाएंगे? जनाब ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल तक जाती है, वहाँ से आज रात मैं फ्रंटियर मेल पकड़ लूंगा। वो कहाँ तक जाती है और किस रास्ते जाती है? जनाब वो मुंबई से दिल्ली जाती है, फिर लाहौर और फिर पेशावर। ये एक लंबी यात्रा है, मैं परसों तक पेशावर पहुंच जाऊंगा। फिर खान साहब अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं और गंगाधर पंत उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उनको इससे इस भारत में रहने का तौर तरीका पता चल जाता, जो कि इनके भारत से बिल्कुल अलग था। अब ट्रेन सब अर्बन रेल ट्रैफिक से गुजरी। नीले डब्बे के ऊपर GBMR लिखा हुआ था। खान साहब ने समझाते हुए कहा, जनाब इसका मतलब ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। ध्यान से देखिए उस छोटे यूनियन जैक को जो हर डिब्बे पे छपी हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य है। दादर पार करते ही ट्रेन एकदम धीरे हो गई और विक्टोरिया टर्मिनल पे जाकर रुक गई। ट्रेन से बाहर उतरते ही गंगाधर पंत ने देखा कि स्टेशन एकदम साफ सुथरा था। ज्यादातर कर्मचारी एंग्लो इंडियन और पारसीज थे और कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने एक बिल्डिंग देखी और ये देखकर वो एकदम चौंक गए। उस पे लिखा था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 के बाद खत्म हो गया था। कम से कम हिस्ट्री के बुक में तो यही लिखा हुआ है। अब मेरा दिमाग घूम रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आ गया यार? मैं कहीं पास्ट में तो नहीं आ गया हूँ? समझ ही नहीं आ रहा है। दूर तो राके। प्रोफेसर गायतोंडे अभी तक बहुत कुछ देख के शॉक्ड हो चुके थे, जैसे कि उनका घर न मिलना, एंग्लो इंडियंस का होना। लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी होने की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं की थी भाई। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे थी, और न केवल थी बल्कि डेवलप कर रही थी, ग्रो कर रही थी। शायद इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया होगा। लेकिन 1857 के बाद ये कब और कैसे हुआ, इसे तो खोजना होगा, ये मुझे जानना है। जब वो हॉर्नबाई रोड पे पैदल चलते हुए जा रहे थे तब उन्होंने अलग अलग प्रकार के दुकानें और ऑफिस बिल्डिंग्स देखी, जो कि बिल्कुल भी हाथ से नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने बूट्स एंड वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे, लॉयड्स के ऑफिस, बार्कलेज और अलग अलग प्रकार के ब्रिटिश बैंक्स देखे। ये सब देख के ऐसा लग रहा था मानो वो इंग्लैंड की गलियों में चल रहे हो।
फिर वो होम स्ट्रीट से दाईं ओर मुड़े और फोर्ब्स बिल्डिंग में चले गए, जहाँ पे उनका बेटा विनय गायतोंडे काम करता था। और वहाँ जाके रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि मुझे विनय गायतोंडे से मिलना है। ओके सर, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए। उसने टेलीफोन लिस्ट में, स्टाफ लिस्ट में, सब जगह ढूंढा, लेकिन विनय गायतोंडे नाम का कोई भी व्यक्ति इसके ब्रांच में नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने सभी ब्रांचेस में भी ढूंढ लिया, लेकिन विनय गायतोंडे नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। एक्सक्यूज मी सर, मुझे विनय गायतोंडे नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप श्योर हैं कि विनय गायतोंडे से ही आपको मिलना है? क्योंकि इस नाम का व्यक्ति हमारे ब्रांच में तो नहीं है, यहाँ तक कि हमारे किसी भी ब्रांच में नहीं है। प्रोफेसर गायतोंडे मन ही मन ये सोचने लगे कि जब मैं ही इस दुनिया में मर चुका हूँ, मेरा ही कोई अस्तित्व नहीं है, तो मेरा बेटा इस दुनिया में है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? क्या पता वो अभी तक पैदा ही न लिया हो या मर चुका हो, कौन जानता है। उन्होंने उस लड़की का धन्यवाद किया और वहाँ से बाहर निकल गए। और फिर वो सीधा टाउन हॉल गए, जहाँ वो एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरियन से कुछ हिस्ट्री की बुक्स मांगी। फिर लाइब्रेरियन ने 5 वॉल्यूम्स ला के उनके टेबल पे रख दी। उन्होंने प्रारंभ से पढ़ना शुरू कर दिया। वॉल्यूम 1 में उन्होंने अशोक काल तक का इतिहास पढ़ा, वॉल्यूम 2 में उन्होंने समुद्रगुप्त तक का, वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी तक और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब की मृत्यु तक। इन चारों काल का इतिहास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो जानते थे। 5वां और अंतिम वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत एक ऐसे बिंदु पर आ गए जहां से इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया था, और वो थी पानीपत की लड़ाई, जिसमें मराठों की जीत हो गई थी। सदाशिवराव भाऊ और उनके भतीजे विश्वासराव ने अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया। उस बुक में इस युद्ध के बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन उस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ इसके बारे में जानकारी थी। इस बुक की लेखन शैली निसंदेह उनकी खुद की थी, यानी कि वो बुक उनके खुद के लिखे हुए स्टाइल के थे, लेकिन फिर भी वो उसको पहली बार पढ़ रहे थे। हो सकता है उस वर्ल्ड में भी गंगाधर पंत नाम का एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता होगा और उसने ही वो किताब लिखी होगी, मतलब कि उनके ही एक दूसरे रूप में लिखा होगा। यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो जो हमारे यूनिवर्स में आदमी एग्जिस्ट करते हैं वो उस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते होंगे। मराठों की जीत न केवल जीत हुई बल्कि एक मोरल बूस्टर का काम कर गई और पूरे नॉर्थ इंडिया पर मराठों का राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस चीज को दूर से देख रही थी उसको सबक मिल गया और उसने टेम्पोरली अपने एक्सपांशन का प्रोग्राम बंद कर दिया, मतलब कि वो और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाई। अब जरा ध्यान से सुनना, जब हमारे यहाँ पानीपत की लड़ाई हुई थी तो उसमें मराठा हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बिजनेस करने आई थी इंडिया में, वो धीरे धीरे अपना कब्जा पूरे भारत पे कर लेती है और अंग्रेज हम पर रूल करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी दुनिया में जहां अभी गंगाधर पंत हैं, वहां मराठा जीत गई और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांड नहीं कर पाई। तो उस दुनिया में कभी भी ब्रिटिश ने राज किया ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी बस बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास जैसे शहरों में सिमट कर रह गई। हालांकि वहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विश्वासराव और उसके भाई माधवराव के साथ मिलकर थोड़ा बहुत एक्सपांशन किया और विश्वासराव ने ईस्ट इंडिया के साथ हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जब यूरोप में टेक्नोलॉजिकल एज आया तब वो इस चीज को बहुत ही गहराई से समझ चुके थे कि आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का ही है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला के वो भारत में भी साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस चीज से कुछ सीख सके और हमारे भारत को विकसित कर सके, डेवलप कर सके। तो विश्वासराव का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाने का 2 रीजन था। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो टेक्नोलॉजी में आगे थी तो इंडिया को उससे हेल्प मिल जाएगा, और दूसरा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सही मायने में ईस्ट इंडिया के साथ उन्होंने कोलैब किया और भारत को डेवलप किया। और फिर 20वीं शताब्दी में वेस्ट से इंस्पायर होकर हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी आ गया और पेशावर का दबदबा कम हो गया, यानी कि विश्वासराव का दबदबा जो है वो कम हो गया और अब 20वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी आ गई थी, प्रजातंत्र। और ये सब पढ़ते पढ़ते गंगाधर ने जो भारत देखा था उसकी प्रशंसा करने लगे। वो कुछ ऐसा कहने लगे, ये वो देश था जिसने गोरों की कभी गुलामी की ही नहीं। इसने अपने पांव पे खड़ा होना सीख लिया था और जानता था कि आत्मसम्मान क्या होता है, और ये सब बस मजबूत अवस्था और मात्र व्यापारिक ज्ञानों के कारण ही संभव हो पाया। और फिर 1908 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन हुआ जिसमें उनको 2001 तक लीज पर जमीन दे दी गई बम्बई में। जैसे ही 2001 में लीज खत्म होती वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश से हमेशा के लिए चली जाती। जरा सोचो भाई, अगर वास्तव में हमारी दुनिया में कुछ ऐसा होता तो आज भारत कहां से कहां होता यार। पहले तो बस सोने की चिड़िया था, अब तो हीरे का हिरन बन जाता, वर्ल्ड के टॉप में होता भाई अपन। लेकिन गंगाधर पंत को एक सवाल खाए जा रही थी कि आखिरकार मराठों ने युद्ध जीता कैसे। इसका उत्तर जानने के लिए युद्ध का वर्णन अवश्य देखना पड़ेगा। और फिर उन्होंने भाऊसा बांची बाखर की किताब निकाली। हालांकि उनको बाखरों की किताब पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी लिखो सच तो पता चल ही जाता है। सही डायलॉग मारे ना रे हैं। हाँ, तो आखिरकार तोड़ मरोड़ कर उनको सच्चाई का पता चल ही गया। 3 पंक्तियों वाले वर्णन में उन्हें मिला कि विश्वासराव कैसे मरते मरते बचा, जो कुछ ऐसा लिखा हुआ था। और तब विश्वासराव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की ओर मोड़ा जहां विशेष सेना टुकड़ियां लड़ रही थी और उन्होंने उस पे आक्रमण कर दिया।
लेकिन ईश्वर दयालु था, एक गोली उसके कान से होकर निकल गई। अगर एक तील भर भी अंतर आती गोली में तो उसकी मौत निश्चित थी। और जब विश्वासराव मरते मरते बच गया तो मराठाओं की सेना में उत्साह बढ़ गया और फिर उन्होंने अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया। तभी 8 बज गया और लाइब्रेरियन ने आके प्रोफेसर गायतोंडे को कहा कि अब लाइब्रेरी बंद होने वाली है। प्रोफेसर गायतोंडे ने जब अपनी नजर चारों ओर दौड़ाई तो देखा कि वो लाइब्रेरी में बस अकेले ही बच गए थे। मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपका इतना समय ले लिया, लेकिन क्या आप इन किताबों को यहीं पर रहने दीजिएगा ताकि मैं कल आके वापस पढ़ सकूं। वैसे लाइब्रेरी कितने बजे तक खुल जाती है? अरे कोई बात नहीं, आप जैसे दिल से पढ़ने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुल जाएगी तो आप आ जाना, ठीक है? और फिर टेबल से उठते समय प्रोफेसर गायतोंडे ने कुछ नोट्स जो हैं वो अपने राइट पॉकेट में डाल ली और गलती से बाखर की किताब अपने लेफ्ट पॉकेट में रख ली। और उनको इस बात का पता तब चला जब वो होटल में खाना खा रहे थे। अरे ये क्या, गलती से मैंने बाखर की किताब अपने जेब में रख ली। खाना खाने के बाद वो टहलने के लिए आजाद मैदान की ओर चल दिए। मैदान में उन्होंने देखा कि एक भीड़ जो है वो पंडाल की ओर जा रही है। अच्छा, तो एक भाषण शुरू होने वाला है। आदत से मजबूर हमारे प्रोफेसर साहब भी पंडाल की ओर चल पड़े। भाषण जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे थे। प्रोफेसर गायतोंडे ऑडियंस की तरफ न देखते हुए मंच की ओर देख रहे थे। वहाँ एक टेबल और एक चेयर रखा हुआ था। ये क्या, प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है और ये लोग उसके बिना ही भाषण दे रहे हैं? वो जाके उस प्रेसिडेंशियल चेयर पे बैठ जाते हैं और जो भाषण दे रहा था वो ये देख के एकदम शॉक्ड हो गया। अरे ये कौन आके उठ के बैठ गया? लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस था कि उसने इस पे ध्यान नहीं दिया और बोलना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन ऑडियंस चिल्ला चोट करने लगी। कौन है रे, कौन चढ़ गया? उतर, यहाँ कोई चेयर पर्सन नहीं है, उतरो, तुम मंच से दूर रहो, हटो वहाँ से, भाग जल्दी जल्दी हट, मंच से दूर हट। वो खाली शो के लिए रखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? ये क्या बकवास है? बिना चीफ गेस्ट के कोई भाषण हुआ है क्या आज तक? गंगाधर पंत माइक के पास चले गए और अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना चेयरपर्सन के भाषण शेक्सपियर के उस नाटक हेमलेट जैसा है जिसमें डेक्कन का राजकुमार ही नहीं। जरा सोचो, बिना हीरो का मूवी कैसा लगेगा? एग्जैक्टली वैसे ही बिना चेयरपर्सन के भाषण है। लेकिन ऑडियंस उनकी भाषण सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। वो कहती है, ज्यादा ज्ञान नहीं दो, चुपचाप उतर जाओ, समझे? चेयरपर्सन बस झूठ मूठ का बैठ के वहाँ पर धन्यवाद धन्यवाद करता रहता है, आज लंबा लंबा भाषण देता है। एलाई उसको हटा दिए हैं, खाली फोकट का ज्ञान देता था। ये सब प्रथा का हट गया, तुम भी हट जाओ। हम लोग अब सीधा भाषण सुनते हैं, एकदम टू द पॉइंट बात होता है। लेकिन गंगाधर पंत को 999 भाषण देने का अनुभव था। उन्होंने पुणे में ऐसे बहुत सारे भाषण दिए हैं जिसमें जनता जो है वो बौखला जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है तो वो इस चीज को हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऑडियंस और ज्यादा भड़क गई और उन पे टमाटर और अंडे ये सब फेंकने लगी। गंगाधर पंत जैसे तैसे करके इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस जो है वो फाइनली स्टेज पे चढ़ जाती है और उनको वहां से उठा कर फेंक देती है। फिर गंगाधर पंत जो है वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल उनको फिर से एक झटका लगता है और वो अपनी दुनिया में आ जाते हैं। यानी कि जब उनको ट्रक से धक्का लगा था और वो कोमा में चले गए थे और कोमा में जाने के बाद वो दूसरी दुनिया में चले गए थे और अब वापस से उनको एक धक्का लगता है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और वो अपनी दुनिया में आकर, या यूं कहूं कि कोमा से बाहर आने के बाद वो राजेश देशपांडे से मिलने जाते हैं और उनको सारी घटना बताते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार मैं उस दुनिया में कैसे चला गया और वापस कैसे आ गया, आखिरकार पिछले 2 दिन में था कहाँ। तो राजेश देशपांडे प्रोफेसर गायतोंडे से पूछते हैं कि ट्रक से धक्का लगने के समय में आप क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि अगर इसको हिस्ट्री में अप्लाई किया जाता तो क्या होता। ओके, यही तो सोच रहा था मैं। देखो ऐसे मुस्कुराओ मत, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है तो ये देखो। और प्रोफेसर गायतोंडे राजेश देशपांडे को बुक का एक फटा हुआ पेज दिखाते हैं। जैसे ही राजेश ने उसको पढ़ा वो एकदम गंभीर हो गया, एकदम भौचक्का हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोफेसर गायतोंडे ने समझाते हुए कहा कि जब मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तो गलती से ये बाखर की किताब मेरे जेब में आ गई और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैं होटल में खाना खा रहा था। लेकिन फिर मैं आजाद मैदान में आ गया और वहाँ पे हाथापाई में किताब गुम गई और बस ये पेज ही मेरे पास बच गया। और सौभाग्यवश यही सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। राजेश देशपांडे ने उस पेज को वापस से पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि विश्वासराव किसी प्रकार बाल बाल गोली लगने से बच गया और इस प्रकार पानीपत के युद्ध में मराठा जीत गई। और फिर प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने यहाँ की भाऊ साहेब बांची बाखर की एक किताब दिखाई और उसमें लिखा था कि तभी विश्वासराव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध में मोड़ दिया जहाँ सारी सेना लड़ रही थी। उसने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन परमात्मा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उसे गोली मार दी गई और वो मर गया। देशपांडे का एकदम दिमाग ही हिल गया। अरे तुरा के, ये क्या हो गया? अपनी दुनिया में तो विश्वासराव को गोली लग गई थी, लेकिन उस दुनिया में विश्वासराव गोली से बच गया था। ओ भाई साहब, इसका मतलब तुम सच में दूसरी दुनिया में गए थे। तो तुम्हें क्या लग रहा था मेरा दिमाग खराब है? आपने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो लग रहा था आपका दिमाग खराब हो गया है और आप मजाक कर रहे हैं।
लेकिन आपने जो ये एविडेंस दिखाया ये तो वास्तव में सही है। इन फैक्ट्स को बदला नहीं जा सकता। फैक्ट्स? कौन सा फैक्ट्स? क्या है वो? मुझे जानना है। प्रोफेसर गायतोंडे ऐसा कहते हैं कि कौन से फैक्ट्स की बात कर रहे हो, मुझे जानना है, बताओ, मुझे समझाओ। तो राजेश देशपांडे ने कहा कि शांत हो जाओ और मुझे सोचने दो, और रूम में इधर उधर चलते हुए गहरी सोच में डूब गए। प्रोफेसर गायतोंडे, जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ है उसको मैं 2 साइंटिफिक थ्योरी से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ, मैं आपको ये समझा पाया या नहीं, ये बस आप ही मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये चमत्कार बस आपने ही महसूस किया है तो आप ही बता सकते हैं। सबसे पहली थ्योरी है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। इसके बारे में आप जानते तो हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट में कुछ भी चल रहा है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आने वाले समय में सब चीज बदल जाएगा। यानी कि आज के एक छोटे बदलाव से पूरा का पूरा भविष्य चेंज हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई में विश्वासराव गोली से बच गया, जिसके कारण मराठाओं की सेना का मनोबल बढ़ गया और उन लोगों ने अब्दाली को खदेड़ दिया, और इस तरह मराठा जो है वो पानीपत का लड़ाई जीत गए, और वहां से धीरे धीरे सारी चीज बदलती चली गई और हमारे आज के भारत से वो भारत बिल्कुल अलग हो गया। तो देखा आपने, बस एक छोटा सा चेंज हुआ और एक डिफरेंट फ्यूचर बन गया। उस दुनिया में विश्वासराव गोली से नहीं मरा तो एक डिफरेंट फ्यूचर हुआ, और इस दुनिया में विश्वासराव गोली से मर गया तो एक डिफरेंट फ्यूचर हुआ। ये ना एकदम बिल्कुल समय रेखा की तरह है, अभी एकदम स्ट्रेट है, लेकिन पास्ट में जाके आप थोड़ा सा भी बदलाव कर देते हो, थोड़ी सी भी छेड़खानी कर देते हो तो उससे एक नई समय रेखा निकलती है, और उसका वर्तमान और भविष्य हमारे आज के वर्तमान और भविष्य से बिल्कुल अलग होता है। चलो मैं एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेकर तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूंगा, पास्ट में जाके तुम्हारे दादा परदादा को मार दूंगा। पर्सनल मत लो, बस एक एग्जांपल से समझो। तो होगा क्या, आज जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम मेरा वीडियो देख ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। समझ रहे हो कुछ? खैर चलो दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो राजेंद्र देशपांडे ने बताया था, और दूसरी थ्योरी है लैक ऑफ डिटरमिनेंस इन क्वांटम थ्योरी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, कब किधर रहेगा, ये किसी को नहीं पता है। वो रेंडमली इधर उधर घूमते हैं। मान लो अगर हम बंदूक से गोली मारते हैं और हमें स्पीड पता है कि हमने कितनी स्पीड से मारी है, तो हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि गोली कितनी दूर जाके गिरेगा और किस डायरेक्शन में गिरेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ऐसा नहीं है, ये कभी भी किधर भी कहीं भी चले जाते हैं। इनको बस थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है। थोड़ा सा एनर्जी अगर इन्होंने गेन कर लिया तो ये दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे, और अगर वहां से लूज कर लिया तो ये फिर दूसरे ऑर्बिट में चले आएंगे। देखो मैं तुमको डीप में समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको ये स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। लेकिन हम साइंस में इनको बोलते हैं ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3। और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल सोलर सिस्टम के जैसा है, जैसे हमारी अर्थ सूरज का चक्कर काटती है वैसे? नहीं, वैसा नहीं है। हमारी धरती जो है वो फिक्स स्पीड से और फिक्स पाथ पे घूमती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पाथ पे नहीं घूमते हैं। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं तो इनके पास बहुत एनर्जी होती है, और अगर ये थोड़ा सा एनर्जी लूज कर दे तो ये सेकंड ऑर्बिट में चले जाएंगे, और अगर थोड़ा सा एनर्जी गेन कर ले तो वापस से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। लेकिन ये चीज ना बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। लेकिन अगर यही एक बड़े लेवल पे होने लगी तो सोच सकते हो क्या हो सकता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ और ये जो ऑर्बिट हैं ये अलग अलग दुनिया हैं, और जैसे ही मुझे ट्रक से धक्का लगा तो मुझे एनर्जी मिली और मैं दूसरी दुनिया में चला गया, और जब मुझे आजाद मैदान में उठा के फेंका गया तो वापस से मुझे एक एनर्जी मिली और मैं वापस से अपनी दुनिया में आ गया। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारी बॉडी नहीं गई थी, बस तुम्हारा माइंड गया था। यानी कि तुमने पैरेलल यूनिवर्स में माइंड ट्रेवल किया है। जब तुमको ट्रक से धक्का लगा तो तुम्हारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल गई, और वो जो है वो तुम्हें दूसरी दुनिया में लेके चले गए। और क्योंकि तुम उस टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे, तुम ये सोच रहे थे कि कैसे बैटल ऑफ पानीपत में कैटास्ट्रॉफ थ्योरी को अप्लाई किया जाए, और एग्जैक्टली वही चीज तुम्हारे साथ हुआ। वहां जाने के बाद तुमको पता चला कि विश्वासराव जो है वो कभी मरा ही नहीं था, और ब्रिटिश ने कभी इंडिया पे रूल ही नहीं किया था। तुम यही सब सोच रहे थे और तुम्हारे न्यूरॉन को एनर्जी मिल गई तो तुमने इस चीज को फील कर लिया। लेकिन जब तुमको आजाद मैदान में उठा के फेंका गया तो तुम्हारे न्यूरॉन को वापस से एनर्जी मिल गई और तुम वापस से इस दुनिया में आ गए। अब मुझे ना यार यहाँ पर एक डाउट है, अगर प्रोफेसर गायतोंडे ने माइंड ट्रेवल किया था तो उनके पास बाखर किताब की वो पेज कहाँ से आ गई? सवाल तो उठता है भाई, क्योंकि कोई दूसरे दुनिया की चीज हमारी दुनिया में कैसे आ सकती है अगर इन्होंने माइंड ट्रेवल किया है? तो इस चीज का जवाब इस किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये मेरा सवाल है, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे एक सवाल आया तो मैंने बोल दिया। शायद तुम लोग को भी ये डाउट आए, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बारे में मुझे उतना भी आइडिया नहीं है। कुछ मूवीज देखी हैं जिससे थोड़ा बहुत पता है। तो अब प्रोफेसर गायतोंडे पूछते हैं कि आखिर मैं ही क्यों गया उस दुनिया में, क्योंकि एक्सीडेंट तो हर रोज किसी न किसी का होता है, लेकिन केवल मैं ही क्यों दूसरी दुनिया में गया? तो राजेश देशपांडे कहते हैं कि अगर मुझे इन सवालों का जवाब पता होता तो मैं साइंस की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लेता। खैर हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं, गेस तो कर ही सकते हैं,
और इसका जवाब मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि कैसे कैटास्ट्रॉफ थ्योरी को इस पे अप्लाई किया जाए। और उसी टाइम एग्जैक्टली इनका टक्कर हुआ तो न्यूरॉन्स को जो है वो एक एनर्जी मिल गई और वो जो है इसी के बारे में सोचते सोचते वहां पर पहुंच गए। तो फिर प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था कि अगर पानीपत की युद्ध में मराठा जीत जाते तो क्या होता। और मेरा जो 1000वां भाषण था वो इसी के बारे में था कि अगर पानीपत की लड़ाई में मराठा जीत जाते तो क्या होता। तो राजेश देशपांडे कहते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम आराम से भाषण दे सकते हो इस पे, और अब तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। नहीं, अब मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैंने शो कैंसिल कर दिया है और मैंने उन लोगों को सॉरी भी बोल दिया है। लेकिन क्यों, ये तुम्हारा 1000वां शो था। नहीं, मैंने अपना जो 1000वां शो है वो आजाद मैदान में दे दिया और वो काफी बेकार था, तो अब मुझे कोई शो नहीं करना। और यहीं पे तुम्हारे इस स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। स्टोरी तो यार बवाल थी, इस पर मूवी बन सकती है। आई होप तुमको समझ में आ गया हो। लेकिन तुमको क्या लगता है कि सचमुच में प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए थे, या इसी दुनिया में रह के बस मैनिफेस्ट कर रहे थे, बस सोच रहे थे कि अगर मराठा जीत जाती तो ऐसा होता, फिर ऐसा होता, ब्रिटिश कभी आती ही नहीं। और जब वो कोमा से बाहर आए तो उनको लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में हैं। और शायद हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को फील किया हो, जैसे हम सपने देखते हैं तो हमें भी लगता है ना कि यार ये हमारे साथ हकीकत में हो रहा है। तो शायद हो सकता है कि प्रोफेसर गंगाधर पंत के साथ भी ऐसा ही हुआ हो और उनको लग रहा हो कि वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। लेकिन सवाल यार एक और उठता है कि अगर वो दूसरी दुनिया में नहीं गए तो उनके पास वो बाखर की किताब कहां से आई। इसका भी आंसर मैं तुमको देने की कोशिश करता हूँ। जब वो भाऊ साहब बांची की किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने खुद बोला था कि इनके बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बिना जांच पड़ताल किए हुए कुछ भी लिख देते थे। तो शायद हो सकता है कि बाखर की वो पेज इसी दुनिया का हो और गलती से उन्होंने लिखा हो और फिर बाद में उस चीज को सही करके उन्होंने एक नया किताब लिखा हो। ये सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस आ सकता है। खैर अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में मुझसे जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। और अगर तुमको इसका MCQ टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन पे जाओ और MCQ टेस्ट दे लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।